Good morning, everyone. I am Anika Sharma, guest lecturer at Foreign University PG of Economics College, Chhattisgarh. Today, I am going to discuss our first virtual lab course. Under this lab course, I am going to discuss our first practical isolation and purification of plasmid DNA from bacteria. Before starting the practical session, I like to explain the concept of virtual lab course. इस पर्टिकुलर वर्चुअल लैब कोर्स के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रैक्टिकल आपके अधूरे रह गए हैं लॉकडाउन के कारण वो हम कंप्लीट कर सकें। तो हम इस पूरे वीडियो सीरीज अभी मैं ये एक प्रैक्टिकल इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगी, साथ ही में और भी वीडियोस इसी की तरह बनेंगे जिसमें हम एक एक करके सारे प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के साथ साथ उसके हर स्टेप के बारे में भी बात करेंगे, उसके प्रिंसिपल के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही कुछ अगर उसके वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि सुटेबल लग रहे हैं हमें आपके लिए, तो हम उसको भी शेयर करेंगे ताकि आप उसको विजुलाइज भी कर सकें समझने के साथ साथ। तो शायद फर्दर आपके लिए इजी होगा अगर इन फ्यूचर आपको प्रैक्टिकल लैब में कराया जाए या तो आप किसी लेबोरेटरी में करते हैं तो आप उसको इजीली कर सकें। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो रिगार्डिंग द प्रिंसिपल मेथड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जब तक आप पूछेंगे नहीं मुझे ये समझ नहीं आएगा कि आपको कहाँ पे डाउट है और आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट हर हमारे सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसको अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको ये इन फ्यूचर अगर किसी लेबोरेटरी में आप काम करते हैं तो आपको ये प्रैक्टिकल्स जो है बहुत हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली पूरी वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और कोई भी डाउट हो तो उसको बेहिचक आप क्लियर करें। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं with the principle of plasmid isolation. The specific protocol for the plasmid isolation is alkaline lysis, which is differ from laboratory to laboratory. However, they are all based on the same principle. Why we are saying that the alkaline lysis procedure differ from laboratory to laboratory? Because हर laboratory अपनी procedure खुद standardize करती है according to their conditions or their desire. तो वो कुछ ना कुछ उसमें चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पीएच में कुछ चेंज कर दिया है स्लाइटली, या तो डिटर्जेंट उन्होंने कुछ दूसरा ले लिया है, या तो एग्रोस जेल में एग्रोस का परसेंटेज चेंज कर दिया है। तो ये डिपेंड करता है लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी कि उनको कौन सा प्रोसीजर ज़्यादा सही लगता है। पर सारे जो भी लेबोरेटरी में आप चेंज कर रहे हैं भले प्रोसीजर में, पर सारे ही आइसोलेशन प्रोसीजर का प्रिंसिपल सेम है अगर आप एल्कलाइन लाइसिस प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो। प्रिंसिपल क्या है एल्कलाइन लाइसिस का? आप नाम से ही समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइसिस करने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल की, जिसके कारण जिससे कि हम क्या कर सकें, उसके इंट्रासेलुलर बायोमोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब ये लाइसिस किसके थ्रू हो रहा है? एल्कलाइन कंडीशन के थ्रू हो रहा है। मतलब हमने ऐसा बफर प्रिपेयर किया, ऐसे कंडीशन प्रिपेयर किए हैं कि हम सेल को एल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसके सारे बायोमोलिक्यूल जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो सके। इसके साथ साथ ही प्रिंसिपल में और भी जो सारे केमिकल्स यूज होंगे उनका काम ये है कि वो हमारे डिजायर प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सारे बायोमोलिक्यूल, जिसको अभी हम कंटामिनेंट्स बोलेंगे क्योंकि वो हमारे लिए डिजायर नहीं है। हमारा डिजायर अगर अब इस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल की बात करें तो हमारा डिजायर बायोमोलिक्यूल है प्लाज्मिक डीएनए। तो उस प्लाज्मिक डीएनए के अलावा बैक्टीरियल सेल में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं या जितने भी न्यूक्लिक एसिड मटेरियल हैं, हम उसको क्या करना चाहते हैं, वहां से रिमूव करना चाहते हैं, तभी हम प्लाज्मिक डीएनए को प्यूरिफाई फॉर्म में आइसोलेट कर पाएंगे। तो एल्कलाइन लाइसिस तो हमने सेल ब्रेकेज के लिए यूज कर लिया, उसके साथ जो बाकी हम रिएजेंट स्टेप बाय स्टेप यूज करने वाले हैं वो किस लिए होगा, ताकि हम उस सारे कंटामिनेंट्स को, मतलब जो फर्दर अलग अदर्स बायोमोलिक्यूल हैं, उसको हम वहां से क्या कर सके, हटा सकें। तो एल्कलाइन लाइसिस प्रोसीजर में सबसे पहले तो आपको जो भी डिजायर ऑर्गेनिज्म है जिससे आप प्लाज्मिक का आइसोलेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई और अदर बैक्टीरियल स्पीसीज, आप उसका क्या कराएंगे, आइसोलेशन करेंगे और आइसोलेशन के बाद उसकी ग्रोथ कराएंगे। आफ्टर ग्रोथ आप पर्टिकुलर बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज के थ्रू पैलेट फॉर्म में आइसोलेट कर लेंगे। पैलेट फॉर्म में बैक्टीरिया इसलिए आएगा क्योंकि आप जानते हैं कि जब ग्रोथ में आप ग्रोथ करते हैं तो वो टर्बिड हो जाता है और सेल्फ जो टर्बिडिटी के कारण कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्योंकि बैक्टीरियल सेल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और आपको पैलेट की फॉर्म में मिलता है। अब इस पैलेट फॉर्म में जो आपको बैक्टीरियल सेल मिले हैं, इस बैक्टीरियल सेल को आप रिसस्पेंशन बफर में रिसस्पेंड करते हैं। अब ये रिसस्पेंशन बफर क्या है? रिसस्पेंशन बफर है ट्रिस बफर, जो कि अल्कलाइन पीएच होता है जिसका, और ईडीटी। ट्रिस बफर का काम है डीएनए को डीनेचर करना, मतलब पर्टिकुलर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है उस बैक्टीरियल सेल में उसको डीनेचर करना। और ईडीटीए का काम है मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से जाके बाइंड होना, क्योंकि ईडीटीए एज अ डाइवेलेंट कैटायन काम करता है और मेम्ब्रेन से बाइंड होने के बाद उसको डिस्टेबलाइज करता है। इसके साथ साथ ही डीएनए को इनहिबिट करता है। डीएनए को इनहिबिट हम इसलिए करना चाह रहे हैं, हम डीएनए को डीनेचर कर रहे हैं, मतलब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर हम उसको फ्रेगमेंटाइज नहीं करना चाहते हैं जीनोमिक डीएनए को। क्योंकि अगर जीनोमिक डीएनए को हम फ्रेगमेंटाइज कर देंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा तो हम उसको फिर प्लाज्मिड डीएनए से अलग नहीं देख कर पाएंगे। मतलब हमको कोई बेसिस चाहिए जिसकी हम धीरे धीरे क्या करें, बायोमोलिक्यूल को एक एक करके वहां से रिमूव कर सके। तो जो मेन बेसिस है जीनोमिक डीएनए का और प्लाज्मिक डीएनए को सेपरेट करने का, वो है उसका मॉलिक्यूलर वेट। प्लाज्मिक डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और जीनोमिक डीएनए का ज्यादा होता है। तो हम उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज से के थ्रू अलग कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि डीएनए उसको फ्रेगमेंटाइज ना करे, वो अपने जीनोमिक डीएनए के फॉर्म में रहे, भले सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, ताकि हम उसको इजिली वहां से रिमूव कर सकें। आफ्टर रिसस्पेंशन बफर में जब हम ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं तब हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं आरएनएस का। आरएनएस क्या कर रहा है, यहाँ पे आरएनए के कंटामिनेशन को वहां से रिमूव कर रहा है। मतलब जो भी आरएनए प्रेजेंट है पर्टिकुलर उस एक्सट्रैक्शन लाइसिस के बाद, वो उसको वहां से क्या कर देता है, डिग्रेडेट कर देता है। आफ्टर दैट वी यूज अ एल्कलाइन सॉल्यूशन, जो कि होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसके साथ ही डिटर्जेंट ऐड होता है जो कि होता है एसडीएस। क्या काम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और एसडीएस का? जो एसडीएस है वो मेम्ब्रेन लिपिड्स को सोलिबलाइज करता है और जो प्रोटीन्स है उनको फ्री करता है, ताकि मेम्ब्रेन की पूरी लाइसिस हो सके, और सेल लाइसिस पूरी तरह से होने के बाद सेल के जो कंटेंट्स हैं वो क्या हो सके, उस बफर में रिलीज हो सके। जैसे सेल का कंटेंट बफर में रिलीज होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डीनेचर कर देता है जीनोमिक डीएनए को और प्लाज्मिक डीएनए को, मतलब उसको वहां से सेपरेट कर देता है और सारे सेलुलर प्रोटीन को भी प्रेसिपिटेट कर देता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर क्या होता है कि प्लाज्मिक डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और बाकी सारे बायोमोलिक्यूल जो कि प्रोटीन प्रेजेंट हैं, जो जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, या क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। इन लास्ट जब आप उसमें न्यूट्रलाइजेशन बफर डालते हैं तो उस न्यूट्रलाइजेशन बफर में होता है सोडियम एसिटेट। ये न्यूट्रलाइजेशन बफर जो है एल्कलाइन कंडीशन जो कि जनरेट हुआ है आपके एसडीएस के कारण, और सॉल्ट कंसंट्रेशन जो जनरेट हुआ है एनएच के कारण, इसके कारण से एक प्रेसिपिटेट जनरेट करता है। उस प्रेसिपिटेट में आपका जीनोमिक डीएनए, प्रोटीन, आरएनएस के जितने भी फ्रेगमेंट हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और जो प्लाज्मिक डीएनए है वो अलग हो जाता है। अब इस पूरे बफर सस्पेंशन को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होता है, जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म होता है, वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में सारे हाई मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं आपके एपेंडॉक्स के नीचे एज अ पैलेट फॉर्म में, और जो सुपरनेटेंड होता है उसमें आपके स्मॉल प्लाज्मिक डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो आप सिंपल अब क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज के बाद सुपरनेटेंट को आप एक दूसरे सेंट्रीफ्यूज में ट्रांसफर कर लेंगे और फिर उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर करेंगे। प्यूरिफिकेशन जो हम करते हैं वो होता है कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं आप, या स्पेसिफिक प्यूरिफिकेशन टीएलसी के भी थ्रू कर सकते हैं, पर हम कॉलम जो प्यूरिफिकेशन है वो जनरली किया जाता है हायर लेबोरेटरीज में। हमारी लेबोरेटरी में हम सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो आपका सुपरनेटेंट आया, उस पर्टिकुलर सुपरनेटेंट को इथेनॉल वॉश करने के बाद हम उसमें से डीएनए को एग्रोस जेल में रन करने के बाद उसका विजुअलाइजेशन करते हैं। तो ये पूरा प्रिंसिपल हो गया प्लाज्मिड आइसोलेशन का। अगर हम लोग समराइज फॉर्म में बोलें तो एल्कलाइन लाइसिस के लिए हमको मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 4 चीज़ ये है, पहला रिसस्पेंशन बफर जो कि कैरी करता है ट्रिस बफर और ईडीटीए। दूसरा आरएनएस जो कि आरएनए कंटामिनेशन हटा रहा है। तीसरा सॉल्यूशन बी जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसडीएस कैरी करता है।
और चौथा जो बफर है वो है न्यूट्रलाइजेशन बफर, जो कि पोटेशियम एसिटेट कैरी करता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एल्सीएस के थ्रू जितने भी जितने भी डीनेचर बायोमोलिक्यूल है उसको प्रेसिपिटेट करता है और प्लाज्मिक डीएनए को सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो अल्कलाइन लाइसिस का जो प्रिंसिपल है इन मीन चार डिटर्जेंट केमिकल रिएजेंट्स पे और एंजाइम्स में डिपेंड करता है, जिसके थ्रू आप बैक्टीरियल सेल की पूरी लाइसिस करते हैं और प्लाज्मिक डीएनए को प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर पाते हैं। तो ये है आपका प्रिंसिपल। अब हम लोग प्रोसीजर की बात करते हैं। जो भी प्रैक्टिकल हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस पे करते हैं लेबोरेटरी में, वो हम एक मिनी प्रेप किट के थ्रू करते हैं। उस मिनी प्रेप किट पे आपको लाइफलाइज कल्चर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ई कोलाई का ही हो या तो कोई भी एक बैक्टीरिया का हो सकता है। साथ में एक सुटेबल मीडियम दिया जाता है जिसमें आप उस पर्टिकुलर कल्चर को क्या कर सकते हैं, रीग्रोथ करा सकते हैं। साथ ही ये सारे सॉल्यूशंस दिए होते हैं जिसमें ट्रिस बफर, ईडीटीए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसडीएस, पोटेशियम एसिटेट, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं सोल्यूशन ए बी सी इस नाम। तो हम वही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और उसी का मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि हम सिंपल लेबोरेटरी में हमारे लेबोरेटरी में किट के थ्रू कराते हैं। तो होता ये है कि आपको जो इलेक्ट्रोलाइट कल्चर दिया होता है उसको आपको रीग्रोथ करानी होती है इन गिवन सुटेबल कल्चर, सॉरी सुटेबल ब्रॉथ। और वो ब्रॉथ होता है एलबी ब्रॉथ, जिसको हम बोलते हैं लुरिया ब्रिलियंट ब्रॉथ। लुरिया ब्रिलियंट ब्रॉथ में ग्रोथ कराने से पहले जब आप मीडिया प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग ऑटोक्लेव के बाद एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ऐड करते हैं जो होता है एम्पिसिलिन। ये भी किट में दिया होता है। एम्पिसिलिन के अलावा कोई दूसरा एंटीबायोटिक भी हो सकता है, ये वेरी करता है कंपनी वाइज, जो भी वो किट प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से। क्यों यहाँ पे हम एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो भी आपको लाइफलाइज कल्चर मिला हुआ है उस कल्चर में से आप उसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करना चाहते हैं जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कैरी करने वाले प्लाज्मिड हैं। तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि सारे प्लाज्मिड जो है सेलेक्टेबल मार्कर कैरी करते हैं और ये मार्कर ही उनको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर देता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। उसी एक सेलेक्टेबल मार्कर को हम यूज कर रहे हैं ताकि हम सिलेक्शन कर सकें उन बैक्टीरिया का जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, मीडिया में एम्पिसिलिन ऐड कर दिया। अब वही बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करेंगे जो कि एम्पिसिलिन को रजिस्ट कर सकते हैं। नाउ अब इस पर्टिकुलर कल्चर में सॉरी इस पर्टिकुलर ब्रॉथ में एम्पिसिलिन ऐड करने के बाद हम उस लाइफोलाइज कल्चर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्रॉथ ऐड करते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है एड 0.8 ml ऑफ एलवी ब्रॉथ टू दी ई कोलाई प्लाज्मिड कल्चर, जो कि आपको एक लाइफोलाइज कल्चर में दिया होगा। आपको वो ब्रॉथ डालने के बाद उस पर्टिकुलर एपेंडॉक्स को 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इस पूरे कल्चर को 200 से 250 ml के फ्लास्क में ग्रोथ कराएंगे, पर ग्रोथ कराने से पहले हम उस लाइफोलाइज कल्चर को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो फॉर एक्टिवेशन हमने क्या किया, उस कल्चर एपेंडॉक्स में 0.8 ml हमने एलबी ब्रॉथ डाल दिया और उसको 30 मिनट का इंक्यूबेशन दे दिया। इंक्यूबेशन से क्या होगा, जो भी लाइफलाइज कल्चर है उसमें से जो भी लाइव एक्टिव सेल्स होंगे वो अपने लेग फेज से लॉग फेज में जाने लगेंगे, जिससे उसमें ग्रोथ शो होने लगेगा। अब इस 30 मिनट इंक्यूबेटेड कल्चर को आप फिर क्या बोलते हैं ऐड कर देते हैं 200 से 250 ml वाले पर फ्लास्क, जिसमें एल्बी ब्रॉथ और एम्पिसिलिन कंटेनिंग कल्चर था। अब इस कल्चर को आप इंक्यूबेट करते हो शेकिंग इंक्यूबेटर में फॉर 37 डिग्री इन 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवरनाइट। आफ्टर ओवरनाइट इस कल्चर को हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक, सेंट्रीफ्यूज करने से जैसे मैंने प्रिंसिपल में समझाया था, होगा क्या, उस ब्रॉथ में ओवरनाइट जो भी बैक्टीरिया ग्रोथ किए थे वो हमको पैलेट फॉर्म में मिल जाएंगे, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूज करने से वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक ये प्रोसीजर मेरे से आपको क्लियर होगा और आपको समझ में आया होगा। बीच में जो स्टेप मैंने यहाँ पे छोड़ा वो ये है कि कुछ मिसलेनियस एक्स्ट्रा आप इसके साथ ही एडिशनल तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप ओवरनाइट कल्चर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास पूरा टाइम है एक दिन का कि आप उस कल्चर के ग्रोथ होते तक आप कुछ और भी चीजें प्रिपेयर कर सकें। जैसे कि आप डीएनए वॉश प्रिपेयर कर सकते हैं। डीएनए वॉश प्रिपेयर आप करेंगे तो आप प्लाज्मिड डीएनए को जब लास्ट में आइसोलेट कर लेंगे
तो आप इस डीएनए वॉश के थ्रू उसको और प्यूरिफाई कर सकते हैं। डीएनए वॉश आप कैसे बना सकते हैं, जो प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है किट में, उसी में ही आप उसका पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन का 10.5 ml यहाँ लिया हुआ है, आप इसको म्यूएल में भी चेंज कर सकते हैं। 10.5 म्यूएल ले लीजिए और उसमें 4.5 म्यूएल अल्ट्रा प्योर वाटर डाल दीजिए और उसको लेबल कर लीजिए डीएनए वॉश। ये डीएनए वॉश मिक्सचर को आप 5 से 6 बार मिक्स कीजिए और उसको आप फिक्स करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, ताकि जब आपका प्यूरिफाइड प्लाज्मा आए तो आप उससे उसकी वॉशिंग कर सकें। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन जो है उसको आपको चिल्ड रखना है बिफोर दी प्लाज्मिड डीएनए में आप ऐड करें। तो आप उसको एक दिन पहले से ही आप डीप रेफ्रिजरेटर में रख लें, या तो रेफ्रिजरेटर के उस साइड में रख लें जहाँ पे वो चिल रहना चाहिए, ताकि जब आप उसको ऐड करें इन दी लास्ट स्टेप तो आपको प्रेसिपिटेशन दिखे वाइट कलर की उस बफर में, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि जो भी अनवांटेड बायोमोलिक्यूल्स हैं, जीनोमिक डीएनए, आरएनए या तो प्रोटीन्स, वो क्या हो गए हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं। तो ये प्रिकॉशनरी चीजें हैं। नाउ बैक टू दी प्रोसीजर। तो हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज कर लिया अपना कल्चर और पैलेट फॉर्म में हमने कल्चर को आइसोलेट कर लिया। अब कल्चर जो हमको मिला पैलेट फॉर्म में, उसको हम उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 200 ml सेल सस्पेंशन सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। सेल सस्पेंशन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये सेल सस्पेंशन कल्चर जो बफर है वो क्या कैरी करता है, क्रिस बफर और ईडीटीए कैरी करता है, ठीक है। तो उसका ही पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप इसमें ऐड करते हैं सस्पेंशन बफर, तो इस पर्टिकुलर ट्यूब को आप इंक्यूबेट करते हैं आइस में फॉर 15 मिनट। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में ये होगा कि जो ट्रिस बफर है वो ईडीटीए की हेल्प से को सेल मेम्ब्रेन को डिस्टेबलाइज करेगा, डीएनए को डीनेचर करने की कोशिश करेगा। आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड आप पर्टिकुलर जो सस्पेंशन जिसमें आपने ऐड किया था अभी सस्पेंशन बफर, उसमें आप लाइसिस बफर ऐड करते हैं 200 ml। इससे होगा क्या, लाइसिस बफर ऐड करने के बाद आप उस एपेंडॉक्स ट्यूब को 4 से 5 बार जेंटली इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट करने का मतलब ये है कि लाइसिस बफर जो है वो अच्छी तरह से सस्पेंशन बफर में मिल जाए। होगा ये कि जो भी सस्पेंशन बफर के थ्रू मेम्ब्रेन जो है डिस्टेबलाइज हुआ है, अब एसडीएस के प्रेजेंस में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा, उस सेल की पूरी तरह से लाइसिस हो जाएगी और सारे बायोमोलिक्यूल जो वहाँ प्रेजेंट हैं वो उनको हम क्या कर पाएंगे, उस बफर में बाहर की तरफ रिलीज कर सकेंगे, जिससे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको क्या कर सके, प्रेसिपिटेट कर सके। फिर आफ्टर लाइसिस बफर ऐड करने के बाद हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमको पैलेट मिलेगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो सॉल्यूशन में सुपरनेट्रिन मिलेगा उसमें हम ऐड करेंगे डी सॉरी 200 ml न्यूट्रलाइजेशन बफर। न्यूट्रलाइजेशन बफर डालने के बाद हम उस पर्टिकुलर एपेंडॉक्स ट्यूब को फिर मिक्स करेंगे इन्वर्ट करके 4 to 5 टाइम। और न्यूट्रलाइजेशन बफर में क्या रहेगा, मैंने बताया था पोटेशियम एसिटेट सॉल्यूशन। ये पोटेशियम एसिटेट सॉल्यूशन एसडीएस और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को प्रेसिपिटेट आउट करेगा, लिपिड और प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा, साथ ही जीनोमिक डीएनए को भी प्रेसिपिटेट करेगा, जो कि अब हमारे सुपरनेट्रिन में जो बच गए हैं उन सारे कॉम्प्लेक्सेस को प्रेसिपिटेट करता जाएगा। आफ्टर दिस स्टेप आपको फिर से इस एपेंडॉक को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा, ताकि जितने भी ये प्रेसिपिटेटेड बायोमोलिक्यूल हैं प्लाज्मिड डीएनए को छोड़ के, उनको हम आप क्या करें, सेंट्रीफ्यूज के थ्रू पैलेट में आइसोलेट कर पाए और फिर प्लाज्मिड डीएनए को सुपरनेटेड में अलग से आप दूसरे एपेंडॉक में ट्रांसफर कर सकते। तो हम कितने आरपीएम में सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं ट्यूब्स को, 5000 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं फॉर 10 मिनट। आफ्टर सेंट्रीफ्यूज जो लिक्विड है सुपरनेटेड है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे एपेंडॉक में और उसको स्टोर कर दिया 4 डिग्री सेल्सियस में। 4 डिग्री सेल्सियस पे फॉर ओवरनाइट स्टोर करने के बाद दूसरे दिन आप इसका एल्कोहल प्रेसिपिटेशन करते हैं, जिससे कि आप प्लाज्मिड डीएनए को 0.8 वॉल्यूम, मतलब जितना भी वॉल्यूम ऑफ सुपरनेटेड आपको मिला उसका
0.8 इंटू करना पड़ेगा वॉल्यूम को, मतलब आपको सुपरनेटेंट का वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा, उससे 0.8 इंटू करने के बाद जो भी वॉल्यूम आएगा उतना वॉल्यूम आपको उसमें एल्कोहल डालना पड़ेगा और एल्कोहल डाल के उसको वॉश करना पड़ेगा। आइसोप्रोपेनॉल वॉशिंग भी आप यूज कर सकते हैं इस स्टेप में। इथेनॉल कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ आइसोप्रोपेनॉल एंड शुड बी यूज एट दी 2.5 वॉल्यूम। तो आइसोप्रोपेनॉल अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप 0.8 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, इथेनॉल आप यूज कर रहे हैं तो 2.5 वॉल्यूम यूज करेंगे। Mix the tube by inverting 5 times. Place the tubes at -20°C for 10 minutes. मिक्स करने के बाद आप उसको -20°C पे 10 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं। तो पैलेट दी डीएनए प्लाज्मिड डीएनए सेंट्रीफ्यूज एट फुल स्पीड ऑफ 15 minutes. After centrifugation, examine the tube for a small white pellet of plasmid DNA, core of the supernatant. तो पर्टिकुलर आइसोप्रोपेनॉल और अल्कोहल वॉश से होगा क्या, आपका जो प्लाज्मिड डीएनए है वो प्रेसिपिटेट आउट होगा। प्रेसिपिटेट होने के बाद आप उसको सेंट्रीफ्यूज करके पैलेट फॉर्म में दे सकते हैं। अब इस पैलेट फॉर्म को हम कहाँ ले जाएंगे फर्दर प्यूरिफिकेशन में, जो कि हम वीडियो के थ्रू देखेंगे कि इसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। तो वीडियो हम इस लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे, पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं ये पूरा प्रोसीजर। एट 300 ml ऑफ 300 ml ऑफ डीएनए वॉश जो कि हमने प्रिपेयर किया था प्रेसिपिटेशन बफर के थ्रू, या फिर आप 70% आइसोप्रोपेनॉल भी यूज कर सकते हैं, और उस पैलेट को हम वॉश अवे करते हैं ताकि जो एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर पैलेट में प्लाज्मिक डीएनए के साथ, उसको हम क्या कर सकें वहाँ से रिमूव कर सकें। वॉश करने के बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ट्यूब को इन द फुल स्पीड फॉर 5 मिनट। के बाद केयरफुली रिमूव करना है सुपरनेटेड को पाइपेट की हेल्प से, और जो ट्यूब्स है उसको ओपन करके हमको छोड़ देना है लैमिनार एयर फ्लो में, ताकि जो भी अल्कोहल बचा हुआ है वो वहाँ से एवोपरेट हो जाए। अल्कोहल के एवोपरेट होने के बाद उस पैलेट में जो कि उस ट्यूब के नीचे प्रेजेंट है उसमें 50 ml टी बफर डालना है और 2 मिनट के लिए उसको मिक्स करना है। आप हैंड से भी कर सकते हो, वॉटेक्स मिक्सचर का भी यूज कर सकते हो, या तो आप हैंड से ही धीरे धीरे आप एपेंडॉक्स के नीचे वाले पोर्शन को टैप करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे मिक्स होता जाता है। अब जो ये आपको टी बफर के साथ मिक्सचर मिला पैलेट का, ये आपका प्यूरिफाइड प्लाज्मिक डीएनए है। आप इसको एग्रोज जेल में रन करा के इसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो एग्रोज जेल का प्रोसीजर आपको पता ही है कि आपको अगर डीएनए रन करना है तो आप 1% एग्रोज जेल बनाते हैं, और डीएनए के विजुअलाइजेशन के लिए आप एग्रोज जेल में ईटीबीआर को ऐड करते हैं। तो वो प्रोसीजर भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो रिजल्ट एनालिसिस एंड असेसमेंट, ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद आप रिजल्ट कैसे एनालिसिस करेंगे। This is depend on how the purified plasmid are visualized and characterized. However, a small white pellet should be seen after the ethanol precipitation and centrifugation. A purified plasmid should be a single band on agarose gel. However, large band may be visualized due to the supercoiled or nicking. A small bright band will also be seen, which is RNA. तो आप आरएनए का कंटामिनेशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपको प्लाज्मिड के बैंड के साथ साथ कोई एक ब्राइटर बैंड दिख रहा है, उस पर्टिकुलर बैंड से और ब्राइटर बैंड दिख रहा है, तो ये हो सकता है कि वो आरएनए का कंटामिनेशन है। इसके अलावा आपको ट्रोलिंग भी थोड़ी दिख सकती है, या तो फिर लार्ज बैंड्स दिख सकते हैं। ये लार्ज बैंड्स जो हैं वो प्लाज्मिड डीएनए के कंफर्मेशन के कारण हो सकते हैं। अगर उसका कंफर्मेशन सुपर कॉइलिंग फॉर्म में है या निकिंग फॉर्म में है तो भी आपको वो लार्ज बैंड देता है, मतलब शार्प बैंड नहीं मिलेगा, आपको ट्रोलिंग भी लार्ज बैंड मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे अगर जब आपने लोड किया है तो आपको वेल्स ऐसे दिखेंगे। अगर आपको निक्ड डीएनए मिला है, निक्ड प्लाज्मिड डीएनए मिला है, तो आपको एकदम स्लाइटली लाइट सा बैंड दिखेगा, और ये निक डीएनए का है, इस कारण से ये ज्यादा फर्दर रन नहीं कर पाया है और ऊपर में ही सेटल डाउन हो गया है। लीनियर डीएनए, निक डीएनए के बाद जो पोजीशन होती है वो लीनियर डीएनए की होती है, जो कि निक डीएनए से ज्यादा रन करता है। फिर सुपर कॉइल डीएनए जो है वो जेल में बहुत दूरी तक रन कर सकता है, क्योंकि उसका कंफर्मेशन सुपर कॉइल फॉर्म में होता है, वो पोर्ट एग्रोस जेल की पोर्ट से इजिली क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो ये 3 तरह की बैंड्स आपको दिख सकती है, एक तो निक फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में और सुपर कॉइल फॉर्म में।
This is the picture which I have taken from the internet. तो ये आपका जीनोमिक डीएनए है जो कि पहले ही सेटल डाउन हो चुका है, और ये आपका प्लाज्मिड डीएनए है जो आपको नीचे की साइड दिख रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरह से प्लाज्मिड जो है आइसोलेशन के बाद एगेरोस सेल में विजुअलाइज होता है। इसके साथ ही मैं आपको वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करना चाह रही थी, तो हम शेयरिंग स्क्रीन चेंज कर लेते हैं और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं मेरे वीडियो के साथ डाल दूंगी। मैंने इसकी परमिशन बाय द ऑथर ले ली है कि किस तरह से उन्होंने प्लाज्मिड डीएनए का आइसोलेशन किया है। एक ट्यूटोरियल वीडियो है, एजुकेशन के लिए बना हुआ है, बहुत इजी और बहुत इनोवेटिव वे में उसको समझाया हुआ है। होपफुली आपको समझ में आए, इसमें पूरा प्रोसीजर और पूरा प्रिंसिपल समझाया हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Plasmid is a circular, non-chromosomal segment of DNA that exists in some bacteria. Biologists can manipulate plasmid in a test tube and introduce these synthetic plasmids into bacteria. The plasmids geneticists usually use have a selectable marker such as an antibiotic resistance gene, an origin of replication, a multiple cloning site or polylinker that has many non-restriction enzyme sites. So here he has explained the plasmid structure and a gene or DNA sequence of interest that is inserted into the. तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, प्लाज्मिड में सेलेक्टेबल मार्कर होता है, पॉलीलिंकर, और कुछ जीन और डीएनए जो इंटरेस्ट ऑफ हमारा डीएनए है उसको हम आइसोलेट करते हैं, है ना? These artificial plasmids are used as vectors to replicate or express the particular genes or DNA sequences of interest that have been inserted into the plasmids. अब ये जो plasmids are introduced into bacteria through a process called transformation. Although bacterial transformation is far from 100% efficient, antibiotic selection for cells carrying the plasmid of interest is very efficient. Since bacteria replicate plasmid DNA before each cell division, and since some plasmids are present in several copies per cell, a simple overnight culture of bacteria can yield vast numbers of plasmid DNA molecules. For this reason, bacterial cells can serve as factories for making large amounts of plasmid DNA and the DNA sequence of interest. So why we are using bacterial cell for isolation of plasmid, ये आपको समझ में आया होगा। जो बैक्टीरिया है वो प्लाज्मिड कैरी करते हैं, और ये जो प्लाज्मिड है वो बाय द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। इस कारण से ही बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो एज अ फैक्ट्री वर्क करते हैं हमारे लिए, कि जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को आइसोलेट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में क्या क्या स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट हैं, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, पॉलीलिंकर साइट्स हैं, डिजायर हमारा डीएनए प्रोडक्ट है, साथ में कुछ सेलेक्टेबल मार्कर भी हो सकते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए का आइसोलेशन आप सिर्फ स्टडी के लिए नहीं करते, आप इसलिए भी करते हैं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर कर सकें। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर करते समय हम अपना डिजायर डीएनए जो है वो चाहते हैं कि उस प्लाज्मिड में एंटर करा सके। तो लेट्स स्टार्ट द फर्दर प्रोसीजर। In order to extract plasmid DNA from bacteria, biologists use a plasmid isolation kit, sometimes called a plasmid. ये किट है, इसका यूज किया जाता है। Plasmid mini prep kit. This kit consists of a variety of buffers and a column that binds to the plasmid DNA to purify it. Biologists begin with an overnight liquid culture of transformed bacteria carrying the desired plasmid. First, they separate the bacterial cells from the liquid medium. Then they resuspend the cells in a resuspension buffer and lyse or break open the cells to release the plasmids with a lysis buffer. A neutralization buffer is added to precipitate cellular debris, but leave the plasmid DNA in solution. The tube is centrifuged to separate the solid precipitate, which will be discarded from the liquid supernatant. The supernatant containing the plasmid DNA is passed through a spin column containing a silica matrix. The plasmid DNA binds to the silica matrix, while the rest of the supernatant passes through the.
ये जो प्रोसीजर है ये प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर है, प्लाज्मिक प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर, जिसमें हम एक छोटा कॉलम यूज करते हैं जिसमें कि सिलिका जेल, जैसे किसी ने बताया कि सिलिका की एक फिल्टर लगी होती है। ये सिलिका फिल्टर जो है वो प्लाज्मिक डीएनए को कैप्चर कर लेती है और बाकी सारे कंटामिनेंट अगर वो प्रेजेंट है हमारे प्यूरिफिकेशन, इथेनॉल प्यूरिफिकेशन के बाद भी उसमें प्रेजेंट है, तो वो सारे को रिमूव कर देती है। फिर हम इस पर्टिकुलर जेल जिसमें प्लाज्मिक डीएनए कैप्चर हो गया है उसमें एक वॉश बफर डालते हैं, जिससे कि वो प्लाज्मिक डीएनए वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जो कि आगे के प्रोसीजर में हम देखेंगे। Is discarded. The column is then washed with wash buffer to remove any remaining contaminants. Finally, an elution buffer is added to release the plasmid DNA from the silica matrix. This flow-through is caught in a fresh tube. The final solution contains isolated plasmid DNA. Each step of this protocol will now be demonstrated and explained in detail. Label the 1.5. So here we are starting the procedure which I have explained before you. तो आप इसको देख सकते हैं क्लियरली, ताकि आप विजुलाइज भी कर सकें किस तरह से प्रैक्टिकली हम इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। Milliliter microfuge tubes you will need. You will label 1 tube per culture. Using sterile 5 milliliter pipettes, pipette 1.5 milliliters of each culture into the appropriate labeled microfuge tube. Use a fresh pipette for each culture to avoid contamination. You will now harvest the bacterial cells from the culture by centrifugation. Place the microfuge tubes in a tabletop microcentrifuge and spin for 1 minute at full speed. Be sure to balance the centrifuge before starting it. This means that an identical tube containing an identical volume of solution should be directly across from your tube. Don't forget to secure the inner lid if your centrifuge requires one. At the end of the centrifugation, a small pellet will be at the bottom of the tube. This is made up of the bacterial cells that contain the plasmid DNA you want. The clear liquid supernatant is LB, the bacterial growth media, with an antibiotic such as ampicillin. Remove all traces of growth media by pipetting or pouring out and discarding the supernatant. Don't worry, the pellet will not move as long as you don't touch it. In some cases, you may want to spin down an additional 1.5 milliliters of bacterial culture in the same tube to increase plasmid DNA yield. Resuspend the pelleted bacterial cells in 250 microliters of the resuspension buffer. Be sure to use proper pipetting technique when you do this. After you have added the 250 microliters of resuspension buffer, mix until no cell clumps are visible in the suspension. The resuspension buffer used in this step contains RNase, which will degrade RNA from the mini-prep in the next step when the cells are lysed. Once all of the pellet in your tube has been resuspended, carefully add 250 microliters of the lysis buffer. Mix thoroughly. The solution should become viscous and slightly clear. Do not allow the lysis to continue for more than 5 minutes. Do not vortex at this point, or else the genomic DNA will be sheared into small fragments and will contaminate the plasmid DNA. If you are using a QIAGEN kit, the cell suspension will turn blue after the addition of the lysis buffer. Mix the solution until you have a uniformly colored suspension. The lysis buffer contains a mixture of the base, sodium hydroxide, and the detergent, sodium dodecyl sulfate, or SDS. The SDS dissociates the lipid components of the cell. The cell membrane, which is made up of lipids, breaks open, or lysis. The contents of the cell, including the cell's chromosomes and plasmid DNA, spill out into the solution. The SDS and high pH of the solution then denature the chromosomal and plasmid DNA. Working quickly, add 350 microliters of neutralization buffer and mix immediately and thoroughly by inverting the tube 4 to 6 times. Do not vortex. The solution should become cloudy. If using a QIAGEN kit, mix until all traces of blue are gone and the solution is colorless. This neutralization buffer contains potassium acetate and acetic acid. The potassium acetate returns the pH to neutral, allowing the DNA strands to renature. The long single strands of chromosomal DNA get tangled with other cellular debris such as proteins and lipids to
form an insoluble precipitate. Meanwhile, the smaller and still intertwined plasmid DNA strands quickly rehybridize and remain in solution. So here is the important point जो कि हमने डिस्कशन के समय छोड़ दिया था कि जब आप लास्ट में न्यूट्रलाइजेशन बफर ऐड करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन बफर क्या करता है, अल्कलाइन पीएच जो कि पोटेशियम एसिटेट के सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण और एसडीएस के कारण जनरेट हुआ था, उसको पोटेशियम एसिटेट क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने से क्या होता है, जो डीनेचर डीएनए स्ट्रैंड थे वो फिर से रीनेचर हो जाते हैं। रीनेचर होने के कारण वो क्लम्प या एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड के साथ साथ कुछ प्रोटीन और कुछ मेम्ब्रेन लिपिड भी कैरी करता है, जिसके कारण से उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। और जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और वो सेपरेट आउट हो जाते हैं इजीली। Now close the tubes and centrifuge them for 10 minutes at full speed. Remember to balance your centrifuge. While your samples are centrifuging, label one spin column for each culture you started with. Each spin column consists of the column set inside an empty collecting tube. Label both the collecting tube and the spin column. After 10 minutes, a white pellet should appear at the bottom and side of the microfuge tube. This pellet consists of the proteins, lipids, and genomic DNA that precipitated out when you added the neutralization buffer. The plasmid DNA that you want is still in solution in the supernatant. The supernatant is what you want to keep. Add the clear supernatant to the spin column by pipetting or pouring the supernatant directly into the column. You can now discard the microfuge tube containing the pellet. There is no cap for the spin column, so place it carefully in a microcentrifuge. Remember to balance the centrifuge. Spin for 1 minute at full speed. During the spin, label clean 1.5 ml microfuge tubes to hold your final purified plasmid DNA. Be sure to include your initials and the date. Once the spin is done, remove the spin column and collecting tube from the centrifuge. Dump out the flow-through that is now in the collecting tube and place the column back in the collecting tube. The spin column contains a silica membrane that will tightly bind to the plasmid DNA that is in the salty, buffered supernatant. Any remaining RNA, proteins, or other macromolecules pass through the membrane and are found in the flow-through after centrifugation. At this point, the DNA is bound to the silica matrix in the column. To remove the salts left over from the buffer, wash the spin column by adding 750 microliters of wash buffer, which contains approximately 70% ethanol. The salts are soluble in 70% ethanol, but the DNA is insoluble. Centrifuge for 1 minute. The insoluble plasmid DNA remains bound to the silica membrane, while the flow-through carries away the salt. Discard the flow-through. Residual ethanol from the wash buffer may inhibit subsequent enzymatic reactions, so it is important to dry the spin column with a second spin. Centrifuge again for 1 minute to remove any residual wash buffer. When you are done, place the spin column in the clean, appropriately labeled 1.5 milliliter microfuge tube. Your plasmid DNA is still on the spin column. Discard the collection tube with any flow-through. Add 50 microliters of elution buffer directly to the membrane in the spin column. Let the spin column stand 1 minute while the DNA becomes solubilized. Then centrifuge the column and tube for 1 minute. The microfuge tube caps will not close, so be sure that the caps are facing toward the center of the centrifuge so that they do not break off while spinning. After centrifugation, you should see about 50 microliters of clear, colorless liquid in the bottom of your microcentrifuge tube. This contains purified plasmid DNA. Discard the spin column, but keep and store your tube of purified plasmid DNA. So here this video completed. Hopefully you will get benefited from this video. I'm going to add the description, add the link in the description. So back to our slide.
आफ्टर प्यूरिफिकेशन आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जो कि प्लाज्मिड डीएनए है उसको एगोज जेल में रन करना है। रन करने के बाद आपको बैंड्स विजुलाइज होंगे और बैंड्स को कैसे एनालाइज करना है ये मैंने समझा दिया है। इसलिए आप इससे बेनिफिटेड होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।